हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हिमानी और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, टारगेट हाई बुक की सीरीज में अगेन पार्ट 19 लेकर आई हूं एमसीक्यूज का। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है नॉर्थ सेट के लिए और आगे आने वाले कोई भी नर्सिंग एग्जाम के लिए क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज के जो क्वेश्चंस रहेंगे टारगेट हाई बुक से वो फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग से रहेंगे और जो सब टॉपिक है वो है नर्सिंग रोल्स इन इम्पोर्टेंट नर्सिंग प्रोसीजर्स। तो जो भी प्रोसीजर्स हैं फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग के उसी के एमसीक्यूज मैं आज लेकर आई हूँ। टोटल 30 रहेंगे और लास्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो क्विज का रहेगा। जो मैंने लास्ट अपना पार्ट किया था पार्ट 18 उसमें भी मैंने एक क्वेश्चन क्विज में दिया था और मैंने ये भी बताया था कि जो भी करेक्ट आंसर करेगा उसका नाम मैं अनाउंस करूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं अपना लास्ट क्वेश्चन जो पिछली वीडियो का है वो रिपीट कर देती हूँ। अ पेशेंट इन द यूनिट हैज 103.7 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। विच इंटरवेंशन वुड बी मोस्ट इफेक्टिव इन रिस्टोरिंग नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। जब बहुत हाई ग्रेड फीवर होता है नॉर्मली 103.7 तो मतलब 103 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच, तो हमें क्या करना होगा। हमारी नर्सिंग इंटरवेंशन कौन सी सबसे इफेक्टिव होगी नॉर्मल जो है बॉडी टेम्परेचर को रिस्टोर करने में। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं। यूज ए कूलिंग ब्लैंकेट while the patient is febrile. Then B is administer antipyretics on a round the clock schedule. C is provide increased fluids and have UAP give sponge baths. And D is give prescribed antibiotics and provide warm blankets for comfort. तो यहाँ पे जो है खट्टा मीठा 94 ने डी ऑप्शन को चुना है, जो कि अनफॉर्चुनेटली गलत है। इसका सही ऑप्शन है बी, जो कि करेक्ट आंसर है, एडमिनिस्टर एंटीपायरेटिक्स ऑन एंड राउंड द क्लॉक शेड्यूल। तो हमें एंटीपायरेटिक्स जो है, एंटीपायरेटिक्स कौन सी मेडिसिन होती हैं? यूजुअली हम पैरासिटामोल देते हैं, तो पैरासिटामोल की डोज जो भी प्रिस्क्राइब्ड है वो राउंड द क्लॉक हमें रखनी होगी और रेगुलरली मेडिसिन देनी होगी स्केड्यूल के हिसाब से। तभी जो है हाई ग्रेड फीवर एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में रेस्टोर हो सकता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस आर प्रिवेंटेड बाय। जब पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड होता है रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकती हैं पेशेंट को, ये बहुत ही फ्रीक्वेंट हो जाती हैं, स्पेशली जब एब्डोमिनल सर्जरीज होती हैं और तो पेशेंट बेड रिडन हो जाता है फॉर सम टाइम, उसी के साथ जो है रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस इनिशिएट हो जाती हैं। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए डीप ब्रीदिंग, बी कफिंग एक्सरसाइज, सी इंसेंटिव स्पायरोमेट्री एंड डी इज ऑल ऑफ दीज। तो ऑफ कोर्स जो तीनों एक्सरसाइजेस दी गई हैं वो लंग्स की दी हैं, यानी चेस्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम की दी हुई हैं, तो हमें ऑल ऑफ दीज विल बी करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। Question number 2, which of the following teaching approach is applied for a client with chest pain having emergency cardiac catheterization? तो जब इमरजेंसी कार्डियक कैथेटराइजेशन हो रहा है पेशेंट को, तो हमें कौन सी टीचिंग देनी है क्लाइंट को विद चेस्ट पेन। अगर चेस्ट पेन है पेशेंट को, इमरजेंसी कार्डियक कैथेटराइजेशन हो रहा है, तो हमें क्या टीचिंग देनी है। ऑप्शन ए selling approach, B is telling approach, C is trusting approach and D is all of these. मैं थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बता देती हूँ। यहाँ पे जो सेलिंग अप्रोच है यूजुअली मार्केटिंग के केस में यूज होती है। जब हम किसी चीज की मार्केटिंग करते हैं और अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो हम काफी पॉजिटिव पॉइंट्स उस प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। तो आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई सेलिंग अप्रोच यूज होगी। देन टेलिंग अप्रोच में हम स्ट्रेट अवे पेशेंट को बताते हैं कि आप किस कंडीशन में हैं और हाउ यू कैन इम्प्रूव और आपको क्या क्या करना है, डूज एंड डोंट। स्पेशली ट्रस्टिंग अप्रोच में हम ट्रस्ट का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, उसके बाद ही अपने जो टीचिंग्स हैं वो पेशेंट को बताते हैं या क्लाइंट को बताते हैं। तो आई थिंक पेशेंट चेस्ट पेन में है और वो कोई भी अप्रोच यहाँ पे मतलब इम्पोर्टेंट नहीं होगी एक्सेप्ट टेलिंग अप्रोच। हमें स्ट्रेट अवे पेशेंट को बताना होगा कि व्हाट इज द हेल्थ टीचिंग फॉर you during cardiac catheterization as you are having chest pain। तो हमें स्ट्रेट अवे पेशेंट को जो भी टीचिंग्स देनी है वो स्ट्रेट अवे देनी है। तो टेलिंग अप्रोच विल बी द बेस्ट हेयर।
Question number 3. The patient has voided only 50 to 100 ml of urine after removal of Foley's catheter. What is the priority nursing intervention या action? Options दिए हैं. Check for the bladder distension. B is encourage fluid intake. C is recatheterization of the client. And D is monitor IU. तो यहाँ पे C part is the correct answer. Ask the patient to empty the bladder, क्योंकि पेरिटोनियल डायलिसिस जो कैथेटर इंसर्शन है उसके कारण ब्लैडर पे कोई इंजरी ना हो, इसीलिए हम पेशेंट को बोलते हैं टू यूरिनेट फर्स्ट. Question number 5. Which of the following nursing interventions can prevent increase of intracranial यानी ICP in an unconscious child? जब चाइल्ड अनकॉन्शियस होगा तो हमें कौन सी इंटरवेंशन है जो कंट्रोल करनी होंगी, नर्सिंग इंटरवेंशन हमें करनी होंगी टू अवॉइड इंक्रीज इन आईसीपी. तो फर्स्ट है ए, अवॉइड एक्टिविटीज दैट कॉज पेन और क्राइंग. B is lower the position of the head यानी Trerlandensburg position. C provide environmental stimulation and D turn head side to side every hour. तो यहाँ पे A is the correct answer. Avoid activities that cause pain or crying. क्योंकि पेन से और क्राइंग से जो है जो आईसीपी है इंट्राक्रेनियल प्रेशर वो और इंक्रीज हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 6. व्हेन द पेशेंट वॉमिट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग ऑब्जेक्टिव is to prevent A. Rupture of suture line. B. Metabolic alkalosis. C. Dehydration and D. Aspiration. तो जब वॉमिटिंग होती है तो स्पेशल जो नर्सिंग इंटरवेंशन रहती है वो यही रहती है कि जो वॉमिटस है वो एस्पिरेट ना हो जाए, लंग्स में ना चले जाए बाय चांस, जिससे क्या होगा हमें रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और चॉकिंग हो सकती है पेशेंट को. क्वेश्चन नंबर 7. Physician ordered oral as well as nasal suction to a client. You will do suction first. आप किसका सक्शन करेंगे, ओरल का या नेजल का? पहले दोनों ऑर्डर किए हुए हैं फिजिशियन ने. तो ऑप्शन दिए हुए माउथ, नोज, वेयर द सक्शन सिक्रीशन इज मोर एंड वेयर द सिक्रीशन इज मोर, वेयर द सिक्रीशन इज लेस. तो पहले माउथ का सक्शन होगा, देन नोज का सक्शन होगा, क्योंकि अगर पहले नोज का सक्शन करेंगे तो इट विल स्टिमुलेट फेरिंग्स विच विल कोज एस्पिरेशन. तो हमें एस्पिरेशन अवॉइड करने के लिए हमेशा फर्स्ट माउथ का सक्शन करना होता है, देन हम नोज की तरफ जाते हैं. यहाँ पे एक टिप भी हम ले सकते हैं कि एम जो है एन से पहले आता है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, तो इसीलिए हमें पहले माउथ का सेक्शन करना है एंड देन नोज का, जस्ट टू रिमेम्बर द प्रोसेस. क्वेश्चन नंबर 8. Methods used to reconfirm the position of NG tube each time before administering a feed. आपने देखा होगा जब भी हम नया फीड एडमिनिस्टर करते हैं या ब्रेकफास्ट के टाइम के बाद हम जो लंच के टाइम पे जो फीड देते हैं पेशेंट को, तो उसमें हम चेक करते हैं कि पेशेंट के जो एनजी ट्यूब है वो प्रॉपर पोजीशन पे है या नहीं. तो हम क्या मेथड यूज करते हैं यहाँ पे ये पूछा हुआ है. ऑप्शंस दिए हैं. ए, बाय डिपिंग टिप ऑफ द ट्यूब इनटू द बाउल ऑफ वाटर. B is pushing some air and auscultating. C is pH testing of the aspirated fluid. And D is all of the above. तो यहाँ पे जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि देखो जो बेस्ट चीज होती है वो तो एक्सरे ही होता है. जो गोल्ड स्टैंडर्ड है पोजीशन फाइंड करने का एनजी ट्यूब की, वो एक्सरे होता है. बट एक्सरे हम ईच टाइम पे नहीं रिपीट कर सकते हैं फॉर अ पेशेंट, तो हम जो भी दूसरे मेथड्स हैं वो फॉलो कर सकते हैं. जैसे ऑप्शंस हमारे पास थे बाय डिपिंग टिप ऑफ द वाटर ट्यूब इनटू द बाउल ऑफ वाटर, देन पुशिंग सम एयर इनटू द इनटू एंड ऑस्कल्टेट, हम थोड़ी सी एयर पुश करते हैं और ऑस्कल्टेट कर सकते हैं. देन पीएच टेस्टिंग भी कर सकते हैं, जो हम एस्पिरेट करते हैं गैस्ट्रिक जो कंटेंट्स होते हैं उनको, उसको हम पीएच टेस्ट भी कर सकते हैं. तो गैस्ट्रिक कंटेंट विल बी एसिडिक इन नेचर, तो एसिडिक पीएच विल बी शोइंग एसिडिक कंटेंट, तो वो भी एक टेस्ट हो सकता है. तो यहाँ पे जितने भी टेस्ट दिए हुए हैं दे ऑल आर करेक्ट. Question number 9. Length of insertion of NG is measured from.
अब कैसे हमें जो लेंथ है वो मेजर करनी है, उसको ऑप्शंस में दिया हुआ है, टिप ऑफ द नोज टू ईयर लोब एंड देन जिफॉइड प्रोसेस, देन बी टिप ऑफ द नोज टू जिफॉइड प्रोसेस, सी टिप ऑफ द नोज टू फोरहेड एंड टू द जिफॉइड प्रोसेस, एंड डी इज टिप ऑफ द नोज टू स्टमक। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट, टिप ऑफ द नोज से देखते हैं ईयर लोब तक एंड देन जिफॉइड प्रोसेस, तो ये ही करेक्ट मेजरमेंट होता है एनजी ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 10, while cleaning eye it has to be cleaned from A is inner canthus to outer canthus, B outer canthus to inner canthus, C middle of the eye to outer canthus, and D is middle of the eye to inner canthus। तो हमेशा जो क्लीनिंग होती है वो क्लीनर टू मोर क्लीनर टू लेस क्लीनर पार्ट की होती है। सो इनर कैंथस को पहले क्लीन करेंगे एंड देन हम आउटर कैंथस की तरफ जाएंगे। आई होप कैंथस सबको क्लियर है। कैंथस होते हैं कॉर्नर ऑफ द आईज, तो इनर कॉर्नर मतलब जो हमारे नोज की तरफ कॉर्नर होता है वो इनर कॉर्नर होता है, एंड जो हमारी इनर कॉर्नर, देन वी विल गो टू आउटर कॉर्नर यानी लोअर आईलिड्स। जो ईयर की तरफ कॉर्नर होता है वो आउटर कॉर्नर होता है, तो इनर से आउटर की तरफ जाएंगे। Question number 11, Mr. Alex was receiving transfusion of packed RBCs. He suddenly developed difficulty in breathing, chills and flushing. Which of the following nursing intervention should take priority? Options हैं, place the client on semi-Fowler position, B check the client's temperature, C stop the transfusion and D administer oxygen। तो जो एलेक्स है उसको ट्रांसफ्यूजन हो रहा है आरबीसीज का, पैक्ड सेल्स का। अब उसको फ्लशिंग डेवलप हो रही है, ब्रीथिंग चिल्स एंड ये सब हो रहा है, तो इसको रिएक्शन हो रहा है जो हम आरबीसीज दे रहे हैं उसको। तो उसको क्या हमें उस टाइम पे करना है, उसी टाइम पे हमें स्टॉप कर देना है एकदम ट्रांसफ्यूजन को, एंड देन वी गो फॉर इन्फॉर्मिंग डॉक्टर। हमें इमीडिएट जो स्टेप लेना है वो है टू स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड आउट द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग आई इरिगेशन। A is irrigate eye first and then left eye, then tri-edge from trigate, यहाँ पे irrigate है, irrigate from outer canthus to inner canthus, then C is most commonly using solution for eye irrigation is mannitol, and D is irrigate least infected eye first and then more infected। तो हमें less cleaner बाद में करना है, पहले मोर क्लीनर एरिया करना होता है, जैसे मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, इरिगेट लीस्ट इन्फेक्टेड आई फर्स्ट एंड देन मोर इन्फेक्टेड। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोलोस्टमी इरिगेशन। कोलोस्टमी इरिगेशन पे क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड आउट करना है हमें स्टेटमेंट रिगार्डिंग विच इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, इट इज एन क्लीन प्रोसीजर, बी इज एनएस एंड वाटर कैन बी यूज्ड टू इरिगेट द स्टोमा, एंड सी एज द फ्लूइड मूव्स इन क्रैम्प्स कैन हैपन, एंड डी इज इरिगेशन इज रिकमेंडेड फॉर पेशेंट्स विद स्टोमल प्रोलैप्स। तो यहाँ पे जो इरिगेशन इज रिकमेंडेड फॉर पेशेंट विद स्टोमल प्रोलैप्स, जो ऑप्शन डी है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि स्टोमल प्रोलैप्स के केस में इरिगेशन नहीं बोलते हैं करने के लिए, क्योंकि ये इंक्रीज कर देता है रिस्क ऑफ फर्दर प्रोलैप्स ऑफ स्टोमा। तो ऑप्शन ए बी सी आर करेक्ट, बट ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का वो ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग पैरासेंटेसिस। ऑप्शंस हैं, ए empty the bladder to avoid injury to the bladder before the procedure, B it can be done at 2 cm below the umbilicus in the midline, C it can be done at 5 cm superior and medial to anterior superior iliac spines on either side, and D paracentesis is usually performed with the client in side lying position। तो जो करेक्ट आंसर है वो डी पार्ट है, पैरासेंटेसिस इज यूजुअली परफॉर्म्ड विद द क्लाइंट इन द साइड लाइन पोजीशन। पैरासेंटेसिस जो प्रोसीजर होता है इन विच ए नीडल इज यूज्ड और कैथेटर इज इंसर्टेड इनटू द पेरिटोनियल कैविटी,
टू ऑब्टेन एसाइटिक फ्लूइड फॉर डायग्नोस्टिक और थेरेप्यूटिक पर्पस। जो एसाइटिक फ्लूइड होता है उसको लेने के लिए, उसको डायग्नोस्टिक या थेरेप्यूटिक पर्पस, कभी कभी एसाइटिस इतना हो जाता है कि फ्लूइड को ड्रेन करना पड़ता है, तो दैट इज अ थेरेप्यूटिक प्रोसीजर। क्वेश्चन नंबर 15, frequently swallowing in a patient following tonsillectomy indicate। ऑप्शंस दिए हुए हैं हैमरेज, एक्टिव गैग रिफ्लेक्स, थर्स्ट इन पेशेंट, नन ऑफ दीज। तो जब टॉन्सिलेक्टमी होती है तो अगर पेशेंट बार बार स्वेलो करता है तो वो क्या इंडिकेट करता है, यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। अगर बार बार पेशेंट को स्वेलोइंग रिफ्लेक्स आ रहा है तो इसका मतलब ब्लीडिंग हो रही है आफ्टर फॉलोइंग ए टॉन्सिलेक्टमी ऑपरेशन। मतलब जब टॉन्सिल रिमूव करते हैं तो उसको टॉन्सिलेक्टमी बोलते हैं। तो द क्वेश्चन आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15 इज पार्ट ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, चेस्ट ट्रेन शुड नॉट बी क्लैम्प्ड बिकॉज। क्यों नहीं क्लैम्प होना चाहिए चेस्ट ड्रेनेज? ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए, इट लीड्स टू accumulation of more blood. B is it leads to a tension pneumothorax. C is patient will complain pain, and D is none of these. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इट लीड्स टू टेंशन न्यूमोथोरेक्स। There is risk of patient developing tension pneumothorax if chest drainage is clamped, क्योंकि प्रेशर जनरेट होगा उससे टेंशन न्यूमोथोरेक्स होने के चांसेस होते हैं। अच्छा, चेस्ट जो टेंशन न्यूमोथोरेक्स है वो क्या होता है? टेंशन न्यूमोथोरेक्स में एयर लीक हो जाती है स्पेसेस बिटवीन द लंग्स एंड द चेस्ट वॉल। जब चेस्ट वॉल और लंग्स के बीच में एयर चली जाती है तो उससे क्या होता है, न्यूमोथोरेक्स की जो कंडीशन बनती है उसको ही टेंशन न्यूमोथोरेक्स कहा जाता है। ये किन किन कंडीशन में हो सकती है? अगर पेनिट्रेटिंग चेस्ट इंजरी है तो, या फिर कुछ जो मेडिकल प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें लंग्स में से हम नीडल से कुछ एस्पिरेट कर रहे होते हैं, इस टाइप के जो प्रोसीजर्स होते हैं उसमें क्या है, देयर कुड बी अ चांस ऑफ लीकेज ऑफ एयर, और इससे क्या होता है, टेंशन न्यूमोथोरेक्स बनने के चांसेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मिल्किंग ऑफ ड्रेनेज ट्यूब विल क्रिएट। जब मिल्किंग की जाती है ड्रेनेज ट्यूब्स की तो वो क्या मतलब क्रिएट करती है, क्यों की जाती है मिल्किंग? ए ऑप्शन दिया हुआ है नेगेटिव प्रेशर बनाने के लिए, बी ऑप्शन पॉजिटिव प्रेशर बनाने के लिए, सी ऑक्लूड द ट्यूब, या फिर डी नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नेगेटिव प्रेशर बनाने के लिए, ताकि अगर एकोमुलेट हुआ है ड्रेनेज इनसाइड द कैविटी, इनसाइड थोरेक्स और वेयर द ट्यूब इज, तो ग्रेविटी जो ग्रेविटेशनल फ्लो से वो नीचे की तरफ आ जाए और ट्यूब में एक प्रेशर बन जाता है जिसको बोलते हैं नेगेटिव प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 18, फॉर मैनेजिंग हेमोथोरेक्स ICT is inserted in a patient. Continuous bubbling in the water seal drainage indicates. जब ICT डाला जाता है पेशेंट के अंदर, ICT में बता दूं, ICT होता है इंटरकोस्टल ड्रेनेज। जब दो कोस्टल स्पेसेस के बीच में जो ड्रेनेज पाइप डाला जाता है उसको बोलते हैं इंटरकोस्टल ड्रेनेज या ICT पाइप। अगर ICT पाइप हम डालते हैं पेशेंट के थोरेक्स में और वहां से बबलिंग हो रही है कंटिन्यूस वाटर सील ड्रेनेज में, तो वो क्या इंडिकेट कर रही है? ऑप्शन दिए हुए हैं। ए, इट इज ए नॉर्मल फाइंडिंग, बी, एयर लीकेज, सी, टाइम टू रिमूव द ICT, एंड डी, फुली एक्सपैंडेड चेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एयर लीकेज। अगर पेशेंट की ICT में बबलिंग हो रही है जो वाटर सील ड्रेनेज में हो रही है, और अगर ये न्यूमोथोरेक्स में हो रही है तो ये एक नॉर्मल फाइंडिंग है, लेकिन अगर हीमोथोरेक्स में ये बबलिंग हो रही है तो इसका मतलब है एयर लीक हो रही है। इट कुड बी एयर लीकेज फ्रॉम लंग्स टू द जो है चेस्ट वॉल, या जो भी है एल्वुलाई से जो एयर लीकेज होती है उसको हम इसमें काउंट करते हैं। और अगर ICD डाला हुआ है पेशेंट के अंदर और हीमोथोरेक्स का केस है तो इसका मतलब है दैट इज एन एबनॉर्मल फाइंडिंग। Question number 19, go through the following statements regarding swing of fluids in ICT and identify the correct statement.
तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, द वाटर इन द वाटर सील चैम्बर विल राइज एंड फॉल विद रेस्पिरेशन, द स्विंग विल डिमिनिश एज द pneumothorax resolves, sees unexpected cessation of swing may indicate the tube is blocked or kinked, and D is all of the above. तो यहाँ पे जो है all of the above यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आईसीडी में जब फ्लूइड का स्विंग होता है तो जो वाटर सील ड्रेनेज है, सील चैम्बर विल राइज एंड फॉल, जब रेस्पिरेशन करते हैं तो ऊपर और नीचे जाएगा, और स्विंग डिमिनिश हो जाएगा एज द न्यूमोथोरेक्स रिजॉल्व, जब भी न्यूमोथोरेक्स जो है रिजॉल्व हो जाता है, रेक्टिफाई हो जाता है, तो स्विंग डिमिनिश हो जाता है ऑटोमेटिकली, एंड अनएक्सपेक्टेड सेजेशन ऑफ स्विंग में इंडिकेट दैट द ट्यूब इज ब्लॉक्ड और किंग। अगर अनएक्सपेक्टेड सिजेशन हो रहा है, अगर तभी डाला है थोड़ी देर के बाद ही वो सिजेशन हो गया है, मतलब स्विंग नहीं कर रहा है फ्लूइड, इसका मतलब है ट्यूब कहीं ब्लॉक्ड है या फिर किंक्ड है या फिर अनअप्रोप्रिएटली प्लेस्ड है। तो ये सारे जो ऑप्शंस हैं वो करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Question number 20. While shifting the patient from stretcher to bed, accidental dislodging of ICD occurred. Which of the following most appropriate nursing action? क्या होगा नर्सिंग एक्शन सबसे अप्रोप्रिएट? ए दिया हुआ है, अप्लाई प्रेशर टू द exit site and seal. B is call the doctor immediately. C try to reinsert the tube, and D is none of these. तो यहाँ पे करेक्ट जो नर्सिंग इंटरवेंशन वो होगा अप्लाई प्रेशर टू द एग्जिट साइट, जहां से ट्यूब निकल रही है वहां पे हमें प्रेशर देना है और सील करना है। जो 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 हमारी जो जहाँ पे आईसीडी को इंसर्ट किया हुआ है वहां पे हमें प्रेशर देना है और सील कर देना है साइट को। प्लेसिंग एन ऑक्लूसिव ड्रेसिंग ओवर द टॉप इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन। तो हमें प्रॉपर एक सील क्रिएट करनी है आईसीडी के अराउंड, और एक जो है स्टेराइल ड्रेसिंग से ओवर द टॉप ऑफ द आईसीडी ट्यूब। Question number 21. Which of the following need to be performed before radial arterial cannulation to evaluate radial and ulnar arterial patency? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वी नीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग नीड टू बी परफॉर्म्ड, हमें क्या परफॉर्म करना है बिफोर रेडियल आर्टेरियल कैनुलेशन। जब रेडियल आर्टरी कैनुलेशन होता है तो हमें क्या परफॉर्म करना है, टू इवेलुएट रेडियल एंड अल्नर आर्टरी पेटेंसी। हमें पहले पेटेंसी देखते हैं रेडियल एंड अल्नर आर्टरी की, तो हमें क्या परफॉर्म करना है, कौन सा टेस्ट इनमें से करना है? A is Allen's test, B is angiography, C is Berger's test, and D is capillary refill test. तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा Allen's test. Allen's test में क्या होता है, पेशेंट की जो फिस्ट है, मतलब जो पाम है उसको टाइटली बंद करने को यानी फिस्ट बनाने को बोला जाता है, काफी टाइट, और उसके बाद जो सर्जन होते हैं वो जो अल्नर आर्टरी एंड रेडियल आर्टरी को प्रेस करते हैं, यानी उसके ब्लड फ्लो को रोकते हैं टुवर्ड्स द पाम, और फिर उसके बाद जो है पेशेंट को बोला जाता है कि रिलीज करे वो हाथ को, यानी खोल ले, और फिर उसके बाद जो सर्जन होते हैं वो जो रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी को उन्होंने फ्लो को बंद किया था उसको रिलीज करते हैं। तो वो देखते हैं कि कितने टाइम बाद जो है जो हाथ का कलर है वो चेंज हो रहा है फ्रॉम पेल टू पिंक। तो ये टाइम होता है नॉर्मल 5 to 15 सेकेंड्स, लेकिन अगर लंबा टाइम लग रहा है तो इसका मतलब देयर इज मे बी सम प्रॉब्लम इन द फ्लो फ्रॉम रेडियल और अल्नर आर्टरी। तो इन दोनों, ये टेस्ट का नाम जो है एलेंस टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है कार्डियक कैनुलेशन के लिए जब हम रेडियल आर्टरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22. While instilling ear drops, the ear canal of an adult is treated by pulling the pinna. पिन्ना को कहाँ पे हम पुल करते हैं while instilling, जब हम ईयर ड्रॉप डालते हैं? तो ए दिया हुआ है डाउन एंड बैक, बी अप एंड बैक, स्ट्रेट एंड डाउन एंड स्ट्रेट एंड बैक। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है अप एंड बैक। Question number 23. All the following instructions are given to a patient before computing
कंप्यूटेड टोमोग्राफी यानी CT स्कैन, एक्सेप्ट ऑप्शंस दिए हुए वियर कंफर्टेबल लूज फिटिंग क्लोथिंग, बी रिमूव ऑल मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स सच एज hairpins, dentures and jewelry, C it will not affect the outcome of pregnancy in case of female patient, and D is nil per oral several hours before the scan. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो ऑप्शन सी है उसमें दिया हुआ है इट विल नॉट अफेक्ट द आउटकम ऑफ प्रेगनेंसी इन केस ऑफ फीमेल पेशेंट। तो फीमेल पेशेंट के लिए CT स्कैन इज प्रोहिबिटेड और यहाँ पे फीमेल पेशेंट को जो है हमें अवॉइड करना है CT स्कैन के लिए। तो ऑप्शन बी सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, इंसर्शन ऑफ ए नीडल इनटू द प्लूरल कैविटी इज, ऑप्शंस दिए हुए हैं ए एंडोस्कोपी, बी पैरासिंथेसिस, सी इज थोरेसेंटेसिस एंड डी इज एविसरेशन। तो थोरेक्स के अंदर यानी थोरासेंटेसिस इज द करेक्ट आंसर। जब हम थोरेक्स के अंदर नीडल इंसर्ट करके प्लूरल कैविटी से कुछ फ्लूइड निकालने की कोशिश करते हैं या बायोप्सी करते हैं तो उसको थोरासेंटेसिस बोलते हैं। 25, which of the following nursing measures should be in a patient with increased intracranial pressure? Options है A suctioning for prolonged time, B NG tube feeding, C Fowler's position and D is catheterization. तो हमें क्या अवॉइड करना है जब ICP इंक्रीज होता है पेशेंट का? तो हमें अवॉइड करना है A ऑप्शन है suctioning for prolonged time. 26, choosing the appropriate catheter depends on, जब appropriate catheter choose करते हैं तो वो क्या किस पे डिपेंड कर रहा है? A knowledge of any allergies or to latex or plastic, B the expected duration of catheterization, C the size of patient's urethral canal and D all of the above. तो यहाँ पे करेक्टली ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 27, curved or curved catheters have A round curved tip, B a single lumen with a small 1/24 centimeter long, C is a single lumen with a small 1/4 centimeter long, and D is an inflatable balloon with encircles the tip near the lumen or opening. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर A rounded curved tip. Question number 28, tracheostomy is usually performed between the tracheal rings of the cartilage of A is 4th and 5th, B is 3rd and 4th, C is 2nd and 3rd and D is 1st and 2nd. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 2nd and 3rd। जो ट्रेकियोस्टमी है वो परफॉर्म की जाती है कहाँ पे? ट्रेकिया की 2nd and 3rd रिंग के बीच में। Question number 29, most important concern while providing oral care in an unconscious patient is, options they were use ordered mouth care solution, B preventing aspiration, C look for dentures and D provide oral care in each shift. तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी है प्रिवेंटिंग एस्पिरेशन। तो जब पेशेंट अनकॉन्शियस होता है तो सबसे पहले तो हमें पोजीशनिंग का बहुत ध्यान रखना होता है। लेफ्ट लेटरल पोजीशन बेस्ट होती है अगर पेशेंट को एस्पिरेशन के चांसेस होते हैं तो, और यहाँ पे हमें एस्पिरेशन को प्रिवेंट करना है क्योंकि पेशेंट अनकॉन्शियस है। क्वेश्चन फॉर क्विज आज मैंने रखा है क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन है आफ्टर ए सर्जिकल प्रोसीजर स्टोकिंग्स आर यूजुअली यूज्ड टू, जो स्टोकिंग होती है वो क्यों पहनाई जाती है पेशेंट को? ए दिया हुआ है प्रिवेंट वेरिकोज वेन्स, बी प्रमोट वीनस रिटर्न टू द हार्ट, सी प्रिवेंट मस्कुलर एट्रोफी एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट करके, और जिसका भी सही कमेंट होगा, सही आंसर होगा, उसको मैं अपनी नेक्स्ट कमिंग वीडियो में जरूर हाईलाइट करूंगी। तो ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग एग्जाम। और आपका रिजल्ट आ चुका है नॉर्सेट स्टेज 1 का। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन हु हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड और स्टेज 2 की तरफ जा रहे हैं आप लोग। तो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। थैंक यू, बाय बाय।